नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में मिशन 300 प्लस का टारगेट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनावी महायुद्ध में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर हैं। अभी वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि घर घर जाकर लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं अमित शाह। कैराना से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया था और ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग को धार देने के लिए अमित शाह खुद पश्चिमी यूपी में मौजूद हैं और आज मथुरा में घर घर जाकर लोगों से सीधे तौर पर संवाद करने के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए ये देखिए किस तरीके से पुष्पों के साथ अमित शाह का स्वागत इन गलियों में किया जा रहा है। नारेबाजी वहां पर हो रही है बीजेपी के पक्ष में अमित शाह के नाम पर और ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करते हुए अमित शाह, इससे पहले आपने सुना होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर बरसे थे अमित शाह और उन तमाम योजनाओं का, उन तमाम कामकाजों का जिक्र करते हुए भी नजर आए जो कि पिछले 4.5 साल में हुए हैं यूपी की जनता के हित में। और ये तस्वीरें मथुरा की, जहां पर अमित शाह इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर कब्जा बीजेपी ने जमाया था 2017 के विधानसभा चुनाव में और ऐसे में वही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एक तरफ सपा और आरएलडी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ किसान नेताओं की नाराजगी है कृषि कानून को लेकर। हालांकि वो कानून वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद नाराजगी के चलते जो डैमेज हुआ है उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह पूरी तरीके से कमान संभालते हुए पश्चिमी यूपी में नजर आ रहे हैं। 10 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में अमित शाह की कोशिश यही है कि जो भी नाराजगी जाट नेताओं के बीच में है, किसान नेताओं के बीच में है, पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में है, उस नाराजगी को दूर कर लिया जाए। तमाम तरह का संवाद हो रहा है, अलग अलग कार्यक्रम, बैठकें हो रही हैं और ऐसे में घर घर जाकर सीधे तौर पर संवाद करते हुए अमित शाह पार्टी के पैम्पलेट्स बांटते हुए, जिनमें उन तमाम योजनाओं का खाका रखा गया है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है। हम केवल वादे नहीं करते हैं, उन वादों को पूरा भी करते हैं। और ऐसे में मथुरा की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर घर प्रचार करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। मथुरा और दादरी का आज दौरा, इससे पहले वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे अमित शाह। पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा अर्चना की गई, बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया गया और फिर उसके बाद वहां के लोगों से भी मुलाकात की, वहां से लोगों की समस्याओं के बारे में भी जानने की कोशिश की और ऐसे में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए अमित शाह अब नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इससे पहले यूपी में योगी सरकार में किस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की गई, गुंडा राज और माफिया राज किस तरीके से खत्म किया गया, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए और इसके साथ ही मायावती और अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। और घर घर संपर्क अभियान जो कि पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे ये चुनाव प्रचार अभियान भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल बड़ी बड़ी रैलीज, रोड शो पर चुनाव आयोग की तरफ से 31 तारीख तक प्रतिबंध है कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग आप कर सकते हैं और ऐसे में इसी कैंपेनिंग को धार देने के लिए अमित शाह एक के बाद एक पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करते हुए। और आज कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे हैं अमित शाह। मथुरा जिसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। एकमात्र ऐसी सीट थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी और ऐसे में एक बार फिर से उस जीत को दोहराने की कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी के नारे इस वक्त गूंजते हुए मथुरा की गलियों में। यूपी की राजनीति में मथुरा का अपना ही एक महत्व है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ऐसे में इस धार्मिक नगरी से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का अलग से ही लगाव देखने को मिलता है। और मथुरा को लेकर जब बयान डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया था कि काशी और अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि क्या मथुरा से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, क्या मथुरा को लेकर भी अब एक अलग से
विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज जब दौरा अमित शाह कर रहे हैं तो ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मथुरा नगरी को भी भव्य तौर पर आने वाले दिनों में बनाया जाएगा, सजाया जाएगा। और ऐसे में वहां के लोग किस तरीके से उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं, फूलों के साथ अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैराना से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत अमित शाह ने की थी। कैराना जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा था 2017 के विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में हिंदू परिवार जो कि पलायन कर चुके थे वो परिवार वापस लौटे हैं, कानून व्यवस्था पटरी पर लौटी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वहां पर अमन चैन कायम है। और इसी मसले को भुनाते हुए अब पश्चिमी यूपी के मथुरा पहुंचे हैं अमित शाह। इसके बाद दादरी जाने का भी कार्यक्रम है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में मौजूद हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि मोदी नगर में मौजूद रहेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, इसी तरीके से जनसंपर्क अभियान करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है जो कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इस वक्त आप देखिए बीजेपी के पैम्पलेट्स को बांटते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह लोगों के बीच में, और लोग भी बेहद उत्साहित उनका स्वागत करते हुए, तिलक लगाकर फूलों के साथ लोगों से बातचीत करते हुए। ये मथुरा से लाइव तस्वीरें। बीजेपी जो कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, ऐसे में बहुत कम समय बचा है और इतने कम समय में किस तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जाए, इस पर जोर बीजेपी का पूरी तरीके से है। और आज कृष्ण की नगरी मथुरा में आप देखिए किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। लोग जो कि अपने अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं, वहां से फूलों की वर्षा करते हुए उत्साह लोगों में बना हुआ है अमित शाह को अपने बीच में पाकर। और ऐसे में सभी को पैम्पलेट्स बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं अमित शाह। ये डोर टू डोर कैंपेनिंग जिसका आगाज कैराना से किया गया था, हालांकि ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और ऐसे में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए तमाम दिग्गज नेता। और पश्चिमी यूपी जो कि खासकर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर किस तरीके से नाराजगी को दूर किया जाए उसकी कमान खुद संभालते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। क्योंकि जाट नेताओं की जिस तरीके की नाराजगी है, उस नाराजगी को कई बार अमित शाह ने दूर किया है, चाहे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान हो या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान हो। जाट आरक्षण एक बड़ा मसला रहा, लेकिन अब ये नाराजगी इन जिलों में ना देखने को मिले, इस पर जोर पूरी तरीके से बीजेपी का है, अमित शाह का है। और घर घर प्रचार करने के साथ साथ उस नाराजगी को दूर करने पर भी पूरा फोकस है। ये सीधी तस्वीरें मथुरा से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जिस तरीके से कार्यक्रम शुरू हुआ, सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, वहां पर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर गलियों में जाकर, बाजारों में जाकर लोगों से सीधे बातचीत करते हुए भी नजर आए। एक बच्ची को माला पहनाते हुए भी अमित शाह नजर आए, उससे भी बात की। और फिर अब ये डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए, इससे पहले जो एक बैठक रखी गई थी, उस बैठक में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए नजर आए। अखिलेश यादव के शासन के दौरान, मायावती के शासन के दौरान किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, किस तरीके से माफियाओं को, गुंडों को तवज्जो दी जाती थी, बेटियां असुरक्षित महसूस करती थी। जो विकास के काम थे वो जनता के लिए नहीं बल्कि इस सरकार में बैठे लोगों के लिए किए जाते थे। इन तमाम मसलों पर सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह नजर आए। और ऐसे में अब जब मथुरा की गलियों में लोगों से संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं अमित शाह, उनकी समस्याओं के साथ साथ पैम्पलेट्स को बांटते हुए पार्टी के नजर आ रहे हैं, फूलों के साथ। जहां जहां अमित शाह जिन जिन गलियों से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, वहां वहां फूलों के साथ उनका स्वागत करते हुए वहां के स्थानीय लोग। जो संकल्प अमित शाह ने लिया है कि इस बार 300 पार, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता लगाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में पूरी जान के साथ, पूरे जोश के साथ ये चुनाव प्रचार का अभियान, जिसकी शुरुआत पिछले कई दिनों पहले से हो चुकी थी, और अब कोशिश यही है कि इसी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए एक बार फिर से माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया जाए। इसके बाद मथुरा के बाद जो अगला कार्यक्रम अमित शाह का होगा वो दादरी में होगा।
दादरी में भी घर घर प्रचार करेंगे अमित शाह। पश्चिमी यूपी से ही यूपी विधानसभा का आगाज होने जा रहा है। पहले और दूसरे चरण में जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो पश्चिमी यूपी में ही आती है और ऐसे में पूरा जोर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का इन्हीं सीटों पर है। ये 3 तस्वीरें आप जरा देखिए। मथुरा में किस तरीके से अमित शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ मौजूद है, वहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसके साथ ही अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए भी योगी आदित्यनाथ नजर आए। और अब देखिए मथुरा के गलियों की तस्वीर, किस तरीके से लोग अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं फूलों के साथ अमित शाह का स्वागत करते हुए। और कोशिश यही है कि इसी डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए हर एक घर तक, हर एक परिवार के सदस्य तक अपनी पहुंच बनाई जाए। तो इस चुनावी महायुद्ध में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है, अपने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा वृंदावन में मौजूद है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम होगा वो दादरी का होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद के मोदी नगर में मौजूद हैं। मथुरा, गौतम बुद्ध नगर के दादरी, गाजियाबाद के मोदी नगर में पहले चरण में मतदान होना है। गौतम बुद्ध नगर में भी पहले चरण में मतदान होना है। शाहजहांपुर और बिजनौर में दूसरे चरण में यानी कि 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और ऐसे में इन सीटों के लिए, इन सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए ये तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से मथुरा में, मोदी नगर में, शाहजहांपुर में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद है, चाहे अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। इसी कड़ी मेहनत के साथ, जोश खरोश के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय घोष आप सुन सकते हैं चारों ओर किस तरीके से गूंजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि एक बार फिर से 2017 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर को सामने लाया जाए। वही प्रदर्शन, वही फतह एक बार फिर से हासिल करने के लिए पूरी की पूरी जोर आजमाइश करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता। जब भी चुनाव का समय आता है आप मतदान करते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार मैं कहने आया हूं, इस बार आपको केवल फैसला ही नहीं सुनाना है, बल्कि उत्तर प्रदेश का भाग्य भी आपको अपनी कलम से लिखना है। यह मैं अपील कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया में 3-4 देश ही हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से हमसे बड़े हैं। क्या हो गया था इस उत्तर प्रदेश को? क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा, जनसंख्या की दृष्टि से इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था का आकार इतना छोटा था कि हिंदुस्तान के कई राज्यों से यह पीछे था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और यहां के मुख्यमंत्री योगी जी को कि 5 वर्षों के अंदर ही इस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार जो 11 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाकर 31 लाख करोड़ करने में कामयाबी हासिल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने सुना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कहते हैं भाई किसी राज्य में कोई बिजनेस करने जाओ, काम धाम करने जाओ, तो किस राज्य में ज्यादा सुविधा है। अधिकांश राज्यों में जाइए, तरह तरह की अड़चनें होती हैं, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, गुंडागर्दी। लेकिन हमारा यह उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो पहले कभी 12वें और 12वें स्थान पर हुआ करता था, 5 वर्षों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने लाकर उसको दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया है। आंकड़े तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के जो आंकड़े हैं, वही आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी इतना बड़ा काम हुआ, कैसे हुआ? आप सभी जानते हैं विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो दुरुस्त नहीं होगी तो किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। यह बात पक्की।
मैं तो ये कहता हूं, जब होगा कानून का शासन तब विकास करेगा योगासन। और उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, योगासन 84 होते हैं, इन 84 में 83 विकास यहां योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने छोड़ दिया। 84 में 83 योगासन विकास यहां कर रहा है। 84 में 84 इस आसन को हम लोगों ने छोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे, वह आसन है शीर्षासन। हम लोगों ने कहा यह आसन विपक्ष करेगा, इसलिए हमने विपक्ष के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, अद्भुत ये जोड़ी बनी है। मैं बताऊंगा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री। और जो भी मैं कह रहा हूं, सोच समझ कर मैं कह रहा हूं, नाप तोल कर मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री की भी यदि मैं बात करता हूं, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, भले ही हमारा धुर विरोधी क्यों ना। कोई कह सकता है कि मोदी जी आ गए, यह काम हुआ, यह नहीं हुआ, यह और होना चाहिए था। इसके बारे में तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन दुनिया का कोई मां का लाल इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, उसे उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बोलता है तो सारी दुनिया कान खड़े करके उसकी बातों को सुनती है। भारत की है इसलिए सारी दुनिया में। यह कोई छोटी बात नहीं है, धरातल की बात यदि आप करें। आते ही हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम 2024 होते होते ऐसे हालात पैदा करेंगे कि इसे हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान न। हालात बदल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी नगर में भी बहुत सारे लोगों को पक्के मकान मिले होंगे। मिले हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने कल्पना किया था कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो घर घर शौचालय बनवाए? अरे ही गरीब मां की कोख से कोई क्यों न पैदा हुआ, बेटा हो तो बेटी, खुले आसमान के नीचे उसे शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए, सामूहिक शौचालय होनी चाहिए। इसकी मुकम्मल व्यवस्था करें। गरीब माताओं के भी आंखों से खाना बनाते समय अंगूठी के धुएं के कारण आंसू नहीं निकलने चाहिए, इसलिए उसके घर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर होना चाहिए। यह कोई संवेदनशील ही प्रधानमंत्री सोच सकता है। घर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचा है, यहां पर नहीं था। आयुष्मान भारत योजना, बहनों भाइयों, पहले लोग बड़े बड़े मध्यम वर्गीय परिवारों को मैं जानता हूं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का इलाज इसलिए नहीं करा पाते थे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। पता नहीं वो योजना किस हद तक आपके पास पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे काफी लोगों तक पहुंच गई है आयुष्मान भारत योजना। लेकिन आज कोई झोपड़ी में भी रहने वाला क्यों न रहा हो, गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों न, उसके घर यदि कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख रुपए तक का एक साल में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये एक साल में उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए में उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। इस प्रकार की योजनाओं की तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और इस प्रकार की योजनाओं को यहां पर लागू करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मैं भी किसान हूं, मैं गांव का रहने वाला, और मैं सच कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, अपने दिल की बात,
राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 5 साल में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ है और ईज ऑफ डूइंग के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह जो कि आज मथुरा दौरे पर है, अमित शाह मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा के लिए वोट मांगने आए थे। श्रीकांत शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे थे। क्या कहना है उनको सुनिए जरा। गृहमंत्री अमित शाह की बांके बिहार मंदिर में यात्रा है और उसके बाद हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? देखिए, चुनावी समर है, लोकतंत्र का उत्सव है और सब जगह हम वोट मांगने जाते हैं। हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास नीचे कैडर है। तो आज माननीय गृह मंत्री जी यहाँ ब्रज में आए हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं और आशीर्वाद लेकर गए हैं कि जितने भी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको सबको कॉर्नर करेंगे और विश्वगुरु आने वाले समय में अपने भारत को बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बने। ब्रज का चौमुखी विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री जी ने देश को काशी का मॉडल दिया है, उसी तर्ज पर हम आने वाले समय में ब्रज 84 कोस और भगवान कृष्ण का जो गर्भगृह है उसको दिव्यता और भव्यता देंगे। बांके बिहारी जी मंदिर आए आज गृह मंत्री जी, बहुत लोग ब्रजवासियों में बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि धारा 370 और 35A को समाप्त करने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी को जाता है। तो लोगों में, और अमित भाई लंबे समय से यहाँ संगठन के काम में भी रहे, तो लोग बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अमित भाई के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ कोविड की गाइडलाइंस और यहाँ चुनाव आचार संहिता के कारण बहुत लोग अभिनंदन करना चाहते हैं अपने गृह मंत्री जी का, लेकिन कुछ सीमा है जिस कारण लोग अपने घरों में रहे और कम संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मथुरा के कुछ साधु संतों से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद में हिस्सा लिया। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा के लिए वोट भी मांगे गए और उत्तर प्रदेश के चुनाव को भारत का भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव बताया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है। राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे। ये जो दावे करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके शासन के अंदर सुशासन क्यों नहीं है? यहां कानून का राज क्यों नहीं आया? और मित्रों, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खस्ता हाल, लाले पड़ गए थे तनख्वाह करने के। आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। एक बार और आशीर्वाद दे दो, राधे राधे कर अगले 5 साल में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का काम भारतीय जनता। मथुरा में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर मोदी सरकार नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता। मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। भगवान परशुराम के नाम पर यहाँ प्रदेश में परशुराम पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं। यहाँ पर वृंदावन के अंदर ढेर सारे काम भी हमने चालू किए हैं। मथुरा में भव्य कृष्ण महोत्सव का उत्सव कर दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए, ये परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। ब्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों और कृष्ण जन्मस्थान के मार्गों का विकास, मैं पहले भी आया हूं, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूं। बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति मिली। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता शलभ त्रिपाठी ने एक वीडियो ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमला बोला है। शलभ त्रिपाठी ने वीडियो के साथ लिखा है कि ये अमरोहा के एसपी उम्मीदवार मुखिया कुमार है, कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक के घर डकैती डालूंगा, 16 बार जेल काट चुका हूं, जेल से नहीं डरता। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर ट्वीट किया गया है शलभ त्रिपाठी की तरफ से, जिसमें सीधे तौर पर धमकी देते हुए एसपी के ये नेता नजर आ रहे हैं और ये भी कहते हुए कि 16 बार मैं जेल काट चुका हूं। और इसके साथ ही मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी के वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ पुलिस ने मामले में आदिल के खिलाफ भड़काने का केस दर्ज कर लिया है। आदिल चौधरी मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। वायरल वीडियो में उन्होंने सरकार बनने पर बदला लेने की बात कही थी और ऐसे में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक प्रत्याशी के द्वारा ये कहा गया है, वो जिस प्रकार की बातें कही गई है कि हमारी सरकार आएगी तो बदला लिया जाएगा, और इस प्रकार की बातें जो वास्तव में जो है द्वेष भावना फैलाने के लिए प्रेरित लग रही थी। इसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण कराने के बाद में इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है धारा 505 आईपीसी के अंतर्गत, और इसकी सूचना माननीय निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। इसमें विवेचना से सही तथ्यों का उद्घाटन हो पाएगा। विवेचना के क्रम में आगे वैधानिक साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं आदिल चौधरी ने भी मामले में सफाई दी है और ये कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हमने ये कहा था कि जनता इनसे अपमान का बदला लेगी। जो कोरोना टाइम में इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी, जो इन्होंने दवाइयां नहीं दी, जो इन्होंने बेड नहीं दी, लाखों लोग ने अपनी जान चली गई कोरोना काल में। इन लोगों ने दवाई नहीं दी, ये नहीं दी, तो ये लोग अब इनसे अपने अपमान का बदला लेगी जनता। हमारे किसान भाई 1 साल से ज्यादा धरने पर बैठे हैं, 750 किसान हमारे भाई शहीद हुए, तो वो किसान के परिवार इनको छोड़ देंगे, वो बदला लेंगे इनसे। वीडियो के बारे में क्या कहना है? वीडियो देखी आपने? मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से मैंने सुना तो हमने तो ये कहा था कि जनता इससे अपने अपमान का बदला लेगी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये बौखला रहे हैं, इनका सफाया हो रहा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि श्री अखिलेश यादव जी, यूपी की जनता नहीं भूली है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा रहता है कोई गुंडा। समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा, ना गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार, फिर एक बार भाजपा सरकार। खबरों में आगे बढ़ रही हैं। बिहार में रेलवे भर्ती परीक्षा के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन पर रेलवे ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। रेलवे के मुताबिक छात्रों के हिंसक प्रदर्शन की वजह से बिहार के नवादा, आरा, गया और सीतामढ़ी में बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ नवादा में ही रेलवे को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बाकी जगहों पर हुए नुकसान का अभी आंकलन किया जा रहा है। और इससे पहले पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने कोचिंग संचालकों और कई छात्रों पर केस दर्ज किया है। 300 से 400 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। खान सर के अलावा एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। साथ ही कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। तो छात्रों के मुद्दे पर किसकी सियासत चमकती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ऐसे में सवाल यही है कि पिछले 3 दिन से जो छात्रों का गुस्सा है किस तरीके से शांत होगा। परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन 14 तारीख को जो रिजल्ट सामने आया था उसी को लेकर छात्रों की नाराजगी पहले जाहिर की गई और फिर आक्रोश में तब्दील होती हुई नजर आई।
और बिहार से उत्तर प्रदेश तक छात्रों की बवाल के साथ सियासी घमासान भी मच चुका है। हालांकि रेलवे ने आरोपों की जांच पर कमेटी बना दी है और रेल मंत्री ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने का भरोसा दिया, लेकिन छात्रों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में तो तीसरे दिन भी कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने लॉन्च में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई कर डाली। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 सिपाहियों को सस्पेंड फिलहाल कर दिया गया है। सभी छात्रों से यह अपील करना चाहूँगा कि रेल मंत्रालय आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए काफ़ी संवेदनशील है। इसीलिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप इस हाई पावर कमेटी तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे आरआरबी के चेयरमैन हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वे आप तक पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम लोग एक प्लान तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। उस प्रोग्राम के तहत आपके सुझाव हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं वो लिए जाएंगे और पूरी संवेदनशीलता के साथ रेल मंत्रालय आपकी समस्याओं का हल निकालेगी। 1,500 की संख्या में स्टूडेंट्स ये लोग आए और आके फोर्स वगैरह सब डिप्लॉयड थी, मगर उसके ये लोग नहीं सुन रहे थे और पथराव करना शुरू किया। फोर्स ने हल्का सा लाठी का बल का प्रयोग करके उनको सबको खदेड़ा है और समझाने की कोशिश करी है कि भाई रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी होना था वो हो गया। सरकार की तरफ से भी आपको जितनी भी जो भी आपकी मदद की जा सकती है वो हम लोग कर रहे हैं और रेलवे बोर्ड ने अब गठित कर ही दी कमेटी, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। लोग मान रहे हैं। ट्रेन में आग भी लगा दी। ट्रेन में जो काफ़ी पीछे ट्रैक पर खड़ी थी उसमें आग लगाई है और टीयर गैस वगैरह गैस का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया भीड़ को तितर करने के लिए। बाकी अभी मामला शांत है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि छात्र 28 जनवरी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन को हाईजैक करने की पूरी तैयारी में है, जिसे कांग्रेस के बड़े नेता भी समर्थन देंगे। इस मुद्दे पर पटना में छात्रों की बैठक भी हुई है, जिसमें देश भर में आंदोलन को फैलाने पर चर्चा हुई। बताया यह भी जा रहा है कि ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर समेत सभी बड़े अधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें इस आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र किया गया। 25 जनवरी की रात ये चिट्ठी रेलवे के अधिकारियों को भेजी गई है। तो वहीं दिल्ली में एनएसयूआई ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरीके से एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस पूरे मसले को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ, जो कि अब उत्तर प्रदेश में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में गोरखपुर को भी हाईजैक करने की तैयारी छात्रों की तरफ से की जा रही है, जिसे कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, छात्र विंग के नेता हैं, जो कि समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस ढंग से माने नौजवान लड़के जो है रेल के पटरियों पर आ गए, एक जगह नहीं अनेक जगहों पर इस तरह से हुआ। सिर्फ बिहार में ही सीमित नहीं है, इलाहाबाद में भी इस तरह की घटना हुई, मुगलसराय में भी हल्की फुल्की घटना हुई। इलाहाबाद में वीडियो जो आया है दिखा रहा है कि साहब लॉज में घुस करके आप लड़कों को मार रहे हैं। वहाँ तो 6 लोगों को सस्पेंड भी किया है। यहाँ जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस जो है कोचिंग वालों पर केस कर रही है। ये करे, कोचिंग वालों पर केस क्यों कर रहे हो भाई? ये तो रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड जो है उसके पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रेलवे अभ्यर्थियों के आंदोलन को, रेलवे अभ्यर्थियों के उचित मांग को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी रेल मंत्रालय से यह आग्रह करती है कि गिरफ्तार रेलवे अभ्यर्थियों को बिना शर्त रिहा किया जाए। उन बच्चों पे जो एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए और निष्पक्ष तरीके से बेहतर रिजल्ट हो, इसलिए बेहतर कदम रेल मंत्रालय उठाए। अगर रेल मंत्रालय उचित समय पे कदम उठा लिया होता तो आज ये आंदोलन देखने को नहीं मिलता। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, इससे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नजर डालते हैं नीलकंदन नायर और प्रसिद्धि सिंह पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। ഞാൻ 6ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്കും കളരിപ്പയറ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. നീലകണ്ഠൻ്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, ഈ 4 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് എപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്താലും എപ്പോഴും സ്റ്റിക്കും സ്വോർഡും ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്വോർഡുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना पॉपुलर होगा और इतना कुछ आगे करेगा. Kalari is not just a martial art for me. It has become my way of life. I will dedicate my life to this art. मैं प्रसिद्धि हूँ और मैं प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ. मेरे फाउंडेशन का एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ मैं एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में. इस इनिशिएटिव को सोचा है कि सिर्फ चेंगलपट्टू और तमिलनाडु तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखूं, मैं पूरे वर्ल्ड में इसे फैलाऊं. इतने कम उम्र में जिस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से बात करती हैं, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्रसिद्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से यंगेस्ट फूड फॉरेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला 2020 में. उसके बाद जब इसने 13,500 ट्रीज लगाए तब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस मिला. मेरा ड्रीम है कि मैं 2022 तक 1 लाख पेड़ लगाऊं.